हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल इस क्लासेज में। दोस्तों आज हम लोग 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 13 है जीव और समष्टियाँ। इस चैप्टर का हम लोग मैक्सिमम 50 MCQs देखने वाले हैं, जो कि आप सबके एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट होने वाला है और हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों अंत तक बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। इस सेशन में हम लोग MCQs को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जितने भी अपडेट्स हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों चलिए सेशन को शुरू करते हैं, और इस सेशन को जैसे ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट में कोशिश कीजिए जितने भी क्वेश्चन है उसका आंसर देने में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के सेशन को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किसी निश्चय भूभाग में ही पाए जाने वाले जीवों को किस संज्ञा से जाना जाता है? ऑप्शन ए में है एंडेमिक, ऑप्शन बी में है वैश्विक, ऑप्शन सी में है महामारी, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि किसी निश्चित भूभाग में ही पाए जाने वाले जीवों को किस संज्ञा से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एंडेमिक। ये हो जाएगा इसका सही जवाब, ऑप्शन ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, गुद्देदार यानी मांसल तने का होना अनुकूल है। तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का मरुस्थलीय पौधे का, ऑप्शन बी में हो जाएगा जलीय पौधे का, ऑप्शन सी में हो जाएगा ए एवं बी दोनों का, ऑप्शन डी में हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हम लोग को बताना है कि गुद्देदार मसल तने का होना अनुकूल है किसके लिए। तो ये जो हो जाएगा मरुस्थलीय पौधे का अनुकूल होना जरूरी होता है, तो ऑप्शन ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, जब जीव अप्रिय परिस्थिति को त्याग कर पलायन करता है तो उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और फिर उसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। इसमें बोला गया है कि जब जीव अप्रिय परिस्थिति को त्याग कर, जो उसके लिए ज़रूरी नहीं होता या उसके लिए प्रिय नहीं होता है, उसको त्याग कर पलायन करता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में प्रव्रजन, ऑप्शन बी में वासंतीकरण, ऑप्शन सी में ए बी दोनों, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा प्रव्रजन। जो हो जाएगा उसे हम लोग प्रव्रजन कहते हैं, ऑप्शन ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, जैविक शक्ति का मान निकाला जाता है। तो जैविक शक्ति का मान निकालने के लिए कौन सा फार्मूला सही होगा? तो आइए इससे पहले हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में हो जाएगा जन्म दर माइनस मृत्यु दर, ऑप्शन बी में हो जाएगा जन्म दर प्लस मृत्यु दर, ऑप्शन सी में हो जाएगा जन्म दर भाग मृत्यु दर, ऑप्शन डी में हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही मान हो जाएगा वो हो जाएगा जन्म दर माइनस मृत्यु दर। हम लोग को जैविक शक्ति निकालने के लिए जन्म दर माइनस मृत्यु दर करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल किसी चीज़ का भी ले लें तो हम लोग वहाँ से माइनस कर सकते हैं जैविक शक्ति निकालने के लिए। अगर हम लोग को मतलब किसी भी इंसान की मृत्यु हो जाती है, मान लीजिए 1917 में, और उसका मतलब जन्म हुआ था 1888 में, तो हम लोग मृत्यु दर माइनस जन्म दर करते हैं क्योंकि हम लोग को एज पता करना होता है। लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि जैविक शक्ति का मान निकालने के लिए जन्म दर माइनस मृत्यु दर करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इकोसिस्टम के लिए निर्देशी बल है। तो इकोसिस्टम के लिए निर्देशी बल कौन सा है? उत्पादक है, जैव मात्रा है, उत्पादक में निहित कार्बोहाइड्रेट है, या फिर सौर ऊर्जा है। तो कौन है इकोसिस्टम के लिए निर्देशी बल? तो इकोसिस्टम मतलब सौर ऊर्जा। जब इकोसिस्टम की बात आई तो ये सौर ऊर्जा के बारे में बात बोल रहा है, तो ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 6 है, जीरोफाइटस में होते हैं। तो जीरोफाइटस में क्या होते हैं? सिकुड़ा, रंध्र, छिद्र, गहरा जड़, या फिर मोटा क्यूटिकल, या इनमें से सभी। तो हम लोग को बताना है कि जीरोफाइटस में क्या होते हैं। तो जीरोफाइटस में इनमें से सभी होते हैं। सिकुड़ा, रंध्र, छिद्र भी होते हैं, गहरा जड़ भी होते हैं और मोटा क्यूटिकल भी होते हैं। तो ऑप्शन जो सही हो जाएगा वह हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 7 है, लॉग या फिर एक्सपोनेंशियल वृद्धि के लिए सूत्र कौन सा सूत्र होता है? तो यहाँ पे 4 तो ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन हम लोग को सूत्र जो सही है वो बताना है। तो इस क्वेश्चन का
मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, dN/dt इक्वल RN। ये हो जाए इसका सही सूत्र। क्वेश्चन नंबर 8 है, शाकाहारी कीटों को खाने वाला मेढक होता है। तो शाकाहारी कीटों को जो खाने वाला मेढक होता है उसे क्या बोलते हैं? प्रथम उपभोक्ता, या फिर द्वितीय उपभोक्ता, या फिर तृतीय उपभोक्ता, या फिर शीर्ष मांसाहारी। तो जो मतलब जो मेढक कीटों को खाता है, शाकाहारी कीट को खाता है, उसे हम लोग द्वितीय उपभोक्ता बोलते हैं। तो ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 9 है, पारिस्थितिक तंत्र शब्द के उपयोग का श्रेय किसे दिया जाता है? श्रेय मतलब जैसे मान लीजिए आपने कुछ अच्छा काम किया तो बोलते हैं ना कि इसका श्रेय इस इंसान को जाता है। तो वही बोला गया कि जो पारिस्थितिक तंत्र का जो शब्द का उपयोग किया था फर्स्ट बार, तो वो कौन है, तो उसका श्रेय उसे दिया जाता है। तो हम लोग को बताना है कि वो कौन है जिसे श्रेय दिया जाता है। तो 4 ऑप्शन तो दिए गए हैं। फर्स्ट में है गांडर को, या फिर ओडम को, या फिर टॉन्सली को, या फिर वर्मिंग को। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा टॉन्सली को ये श्रेय दिया जाता है कि उसने सबसे पहले पारिस्थितिक तंत्र शब्द का उपयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, पारिस्थितिक तंत्र में नियंत्रण करने वाला कारक होता है। तो जो पारिस्थितिक तंत्र में नियंत्रण करने वाला कारक होता है वो कौन सा है? क्या मृदा नमी है, क्या भोजन है, क्या शिकार करना है, या फिर क्या ताप है? तो इसमें हम लोग को बताना है कि सही जवाब क्या होगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा शिकार करना। क्वेश्चन नंबर 11 है, जीवाणु कवक होते हैं। तो जीवाणु कवक क्या होते हैं? सफाई करता होते हैं, प्रथम उपभोक्ता होते हैं, द्वितीय उपभोक्ता होते हैं, या फिर अपघटन होते हैं। तो जो कवक होते हैं जीवाणु कवक वो अपघटक होते हैं। तो ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 12 है, अपघटक होते हैं। तो अपघटक थोड़ी देर पहले क्वेश्चन देखे थे कि जीवाणु क्या होते हैं, तो अपघटक होते हैं। तो हम लोग एकदम आराम से लगा सकते हैं कि जीवाणु व कवक अपघटक होते हैं। तो ऑप्शन डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, नवीय समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं मांसाहारी, मृतभोजी, शाकाहारी, या फिर सर्वाहारी। तो जो नवीय समुदाय के जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वह जो हो जाएगा शाकाहारी होता है। ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 14 इम्पोर्टेंट है, लाइकेन लाइकेन सूचक है। तो लाइकेन जो सूचक है किसका है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा, और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये VVI क्वेश्चन भी है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा SO2 प्रदूषण का। ये हो जाएगा लाइकेन सूचक होता है SO2 प्रदूषण का। क्वेश्चन नंबर 15 है, अधिक लवण सांद्रता वाली क्षारीय मृदा में उगने वाले पौधे होते हैं। अधिक लवण सांद्रता वाली जो क्षारीय मृदा में उगने वाले पौधे होते हैं वो कौन से हैं? मृदभिधि, लवणोद्भिधि, या फिर शैलोद्भिधि, या फिर जलोद्भिधि। तो कौन है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा लवणोद्भिधि। क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन सा पौधा मैंग्रोव क्षेत्र में पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का हम लोग डायरेक्ट आंसर देखते हैं कि क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा तो राइजोफोरा, ये होगा इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 17 है, वायु द्वारा स्थानांतरित मृदा होती है। वायु द्वारा जो स्थानांतरित मृदा होती है वह कौन होती है? एलुवियल, ग्लेशियल, या फिर कोलुवियल, या फिर इयोलिन। तो ये जो होती है वह इयोलिन होती है। ऑप्शन डी राइट है। ये जो है वायु द्वारा स्थानांतरित होती है वो मृदा है। क्वेश्चन नंबर 18 है, कौन सा मरुद्भिदि है? तो इसमें जो मरुद्भिदि है क्या कैपेडिश है, या फिर कमल है, या फिर चाइना रोज है, या फिर आलू है? तो कौन है जो मरुद्भिदि है? तो ये जो है ऑप्शन ए राइट होगा, कैपेडिश। क्वेश्चन नंबर 19 है, कवक मूल उदाहरण है किसका? तो ये जो हो जाएगा कवक जो मूल उदाहरण है वह है सहजीवी संबंध। ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 20 है, जलीय पौधों में कटी फटी पत्तियां होती है। तो जलीय पौधों में जो कटी फटी पत्तियां होती है वह हो जाएगा जलधाराओं का प्रभाव कम करने के लिए। तो ऑप्शन सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, कौन
कीटभक्षी पौधा है और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ये VVI क्वेश्चन है, तो इसे ध्यान में बैठाइए कि कौन कीटभक्षी पौधे हैं। ऑप्शन ए में है ड्रोसेरा, ऑप्शन बी में है निफेंथिस, ऑप्शन सी में है एबी दोनों, ऑप्शन डी में है हाइड्रिला। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए और बी दोनों। जो कीटभक्षी पौधे होते हैं वो ड्रोसेरा है और निफेंथिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, कीटभक्षी पौधे कीटों को खाते हैं मांस के लिए, ऑक्सीजन के लिए, खनिजों के लिए या फिर नाइट्रोजन के लिए। तो जो कीटभक्षी पौधे जो होते हैं वो कीटों को खाते हैं वो नाइट्रोजन के लिए। ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 23 है, पौधे जो चट्टान पर उगते हैं क्या कहलाते हैं? ऑक्सिलोफाइट, लिथोफाइट या फिर एरियोफाइट या फिर हेलोफाइट। तो जो पौधे चट्टान पर उगते हैं वह लिथोफाइट कहलाते हैं। ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक छोटी मछली शार्क के आधार पर चिपकी रहती है और इससे भोजन प्राप्त करती है, यह संबंध क्या कहलाता है? परजीविता, सहभोजिता, परभक्षण या फिर परजीविता। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सहभोजिता। ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 25 है, जैविक अवधारणा मुख्यतः आधारित है। जैविक अवधारणा जो है मुख्यतः किस पे आधारित है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल प्रजनन की विधि पर आधारित होता है जो जैविक अवधारणा होती है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि समीकरण फोटो बराबर बी किसे निरूपित करता है? जन्म दर को, वृद्धि दर को, मृत्यु दर को या उपयुक्त सभी को। तो जो ये समीकरण फोटो बी बराबर है वह वृद्धि दर को निरूपित करता है। तो ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, लाइकेन किसका समूहन है? और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो लाइकेन किसका समूहन है हम लोग को बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शैवाल तथा कवक का। तो ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 28 है, पृथ्वी के निकट ये वायुमंडल का क्षेत्र क्या कहलाता है? स्ट्रेटोस्फीयर, मीसोस्फीयरी या फिर ट्रोपोस्फीयर या फिर थर्मोस्फीयर। तो ये जो पृथ्वी के निकट वायुमंडल का क्षेत्र जो होता है वह जो है ट्रोपोस्फीयर कहलाता है। ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 29 है, आयु संरचना का ज्यामितीय निरूपण किसकी विशिष्टता है? तो इसका सही जवाब हम लोग का हो जाएगा वो हो जाएगा समष्टि का। तो ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, न्यूमेटोफोर सामान्यतः पाए जाते हैं मरोदभिदों में या फिर जलोदभिदों में या फिर मीसोफाइट्स में या फिर लवणोदभिदों में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा लवणोदभिदों में पाए जाते कौन? न्यूमेटोफोर सामान्यतः पाए जाते हैं लवणोदभिदों में। क्वेश्चन नंबर 31 है, जैव व्यवस्था में सबसे अस्पष्ट इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका, उत्तक, अंग या फिर जीव। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा जीव। क्वेश्चन नंबर 32 है, एक ही जाति के जीवों के सामाजिक स्थानिक संगठन को क्या कहते हैं? स्पीसीज, आबादी, समुदाय या फिर विष्टि। तो मतलब एक ही जाति के सामाजिक स्थानिक संगठन को हम लोग आबादी कहते हैं। ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 33 है, इनमें कौन बहुरूपता को दर्शाता है? तो बहुरूपता को दर्शाने के लिए मधुमक्खी है, ये जो है वो बहुरूपता को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, आबादी का प्रसरण किन पर निर्भर करता है? क्या आगमन पर निर्भर करता है या फिर बहिर्गमन पर निर्भर करता है या फिर स्थानांतरण पर निर्भर करता है या सभी पर निर्भर करता है? तो जो आबादी का प्रसरण जो होता है वह इन सभी पर निर्भर करता है। जो आबादी होती है वह इन सभी के मतलब आबादी का प्रसरण होता है वह इन सभी के कारण ही होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, जैविक शक्ति का मान निकाला जाता है। तो जैविक शक्ति का जो मान है वह जन्म दर से मृत्यु दर घटाकर निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, आबादी का स्थान होता है। तो जो आबादी का स्थान होता है वह हो जाएगा स्पीसीज के अधीनस्थ। तो ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, जनन पृथकता आवश्यक है किसके लिए? तो जनन पृथकता जो आवश्यक है वह विभिन्न जातियों के सुस्पष्टता बनाए रखने के लिए जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, इनमें कौन रसायन आबादी के जीवों के बीच संचार स्थापित करने में मदद करता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी, फिरोमोना।
ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 39 है, किसी आबादी का स्वरूप निर्भर करता है वितरण पर, घनत्व पर, जातीय रचना पर या फिर इन सभी पर। तो जो आबादी का स्वरूपता निर्भर करता है इन सभी पर करता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, किन कारणों से आबादी सदा परिवर्तनशील होता है, भौतिक, जैविक, ये भी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो है भौतिक और जैविक कारणों से आबादी सदा परिवर्तनशील होता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, प्राकृतिक में दो विभिन्न स्पीशीज के बीच अंतरजातीय अंतर्जनन क्यों संभव नहीं हो सकता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी, दोनों प्रकार के बाधाओं के कारण। ऑप्शन सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, आबादी के अध्ययन में किन कारकों का ध्यान जरूरी होता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो डी, ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ए में सदस्यों की संख्या तथा प्रकार, ऑप्शन बी में निश्चित क्षेत्र या प्रकार, ऑप्शन सी में निश्चित समय। ये जो है आबादी के अध्ययन में सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, ध्यान देना जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, अंतरजातीय प्रतियोगिता के चलते एक ही जाति के जीव एक दूसरे से दूर होते जाते हैं, इस क्रिया को क्या कहते हैं। तो इस क्रिया को हम लोग जो कहते हैं वह पृथकीकरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, मृदा के उपस्थित राइबोजियम जीवाणु अप्रत्यक्ष रूप से पौधे की आबादी में किस प्रकार वृद्धि करते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण एवं मृदा की उर्वरकता में वृद्धि करते हैं। तो ये हो जाएगा इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 45 है, एक बड़े क्षेत्र भौमिक इकाई को विशाल वनस्पति प्रकार और संबंधी फौना द्वारा जाना जाता है। ऑप्शन ए में है लैंडस्केप, ऑप्शन बी में है बायोम, ऑप्शन सी में परितंत्र, ऑप्शन डी में है समुदाय। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बायोम। क्वेश्चन नंबर 46 है, तालाब के किनारे इर्द गिर्द छिछला पानी के क्षेत्र को क्या कहते हैं। लिटोरल जोन, ऑप्शन बी में है लिम्नेटिक जोन, ऑप्शन सी में है प्रोफंडल जोन, ऑप्शन डी में है बेंथिक जोन। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए, लिटोरल जोन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, अधिक वृद्धि दर पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फेस, ये जो है अधिक वृद्धि दर पाया जाता है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा सही सी। क्वेश्चन नंबर 48 है, न्यूमेटोफोर्स यहाँ उपस्थित होता है, जीरोफाइट, हाइग्रोफाइट, मेजोफाइट या फिर होलोफाइट। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हेलोफाइट। क्वेश्चन नंबर 49 है, गुरुत्व के प्रभाव के विरुद्ध भूमि जो जल की मात्रा संचय करती है उसे क्या कहते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा भूमि की क्षमता। क्वेश्चन नंबर 50 है, ये थोड़ा छोटा दिख रहा है, इसको बड़ा करते हैं, एक मिनट, अब दिख रहा होगा आप लोग को। 50 नंबर क्वेश्चन है, रूट कैप मूल टोपी इनकी उपस्थित होती है, इसे क्या कहते हैं। जीरोफाइट, मेजोफाइट, हाइड्रोफाइट या फिर हेलोफाइट। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हाइड्रोफाइट। तो रूट कैप का जो मूल उपस्थिति होता है वो हाइड्रोफाइट होता है। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं तक था। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं अगले सेशन में। आई होप ये वीडियो आप सबको पसंद आया है। तो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जितने भी अपडेट्स हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इस वीडियो को जैसे कि अपने दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट में बताइए ये सेशन आप सबको कैसा लगा और कितने क्वेश्चन है जो आप लोगों ने सॉल्व कर पाए हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।